नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट का विशेष एपिसोड पी फॉर पॉलिटिक्स, जिसमें हम राजनीतिक हलचलों पर नज़र बनाए रखते हैं। साथ ही आपको मिलवाते हैं कुछ राजनीतिक हस्तियों से जिनकी प्रबल दावेदारी आने वाले विधानसभा चुनाव में देखी जा रही है। आज हमारे मेहमान हैं लोमहर्ष बिसेन जी, जिन्हें वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा सीट का कांग्रेस का उम्मीदवार भी माना जा रहा है। वो संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस इन पर अपना विश्वास जता सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें प्रत्याशी बना सकती है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले लोमहर्ष जी, आपका बहुत स्वागत। अच्छा, मैं डॉक्टर लोमहर्ष बिसेन, मेरा एजुकेशन BDS है। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, लेकिन मैंने राजनीति में आने के बाद अपना पेशा छोड़ दिया। मैं सन 2010 से यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा का अध्यक्ष रहा, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष रहा और 2019 तक मैं बालाघाट लोकसभा का यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा। उसके बाद अभी मैं जिला पंचायत बालाघाट का सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 10 से। पारिवारिक माहौल कैसा रहा? राजनीति में क्या शुरू से इंटरेस्ट था? जी, पारिवारिक माहौल तो ये था कि सन 52 से मेरा परिवार राजनीति में है। मेरे दादा सन 52 से 77 तक MLA रहे वारासिवनी से। फादर ने 1985 में MLA के इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद मेरे दादा सन 85 से मृत्यु पर्यंत तक कोऑपरेटिव बैंक बालाघाट के अध्यक्ष रहे और मेरे पिताजी भी जिला पंचायत के सदस्य सन 94 से 99 और फिर 2004 से 2007 जब उनकी मृत्यु हुई तब तक जिला पंचायत सदस्य रहे। मेरी माताजी 1999 से 2004 तक जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो परिवार था, उसका जो माहौल था, वो राजनीतिक रूप से था और आप लोग राजनीति देखकर ही पले बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न पदों पर आप रहे हैं कांग्रेस की ओर से। क्या कुछ संभावनाएं आपको लगती हैं और कहाँ पिछड़ा हुआ है वारासिवनी? देखिए, वारासिवनी चूँकि खनिज संपदा से भरपूर है और चावल का प्रचुर उत्पादन है, सिंचाई के भी साधन बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे कच्चा माल रॉ मटेरियल तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन उसको प्रोसेस करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई कारखाने नहीं है, जिसके कारण वारासिवनी पिछड़ा हुआ है। यहाँ से पूरा हमारा खनिज मैग्नीज़ बाहर जाता है, रायपुर कलकत्ता तक जाता है, लेकिन प्रोसेस करने की यूनिट यहाँ नहीं है। अगर वो होती तो लोगों को रोज़गार भी मिलता और वारासिवनी काफ़ी प्रगति कर चुका होता। इसके ऊपर पिछले 20-25 सालों से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इस कारण कोई उद्योग वारासिवनी में नहीं आया है। कांग्रेस के लिए आप एक चेहरा हो सकते हैं आने वाले चुनाव को देखते हुए, तो आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहेगा? क्या आपके दिमाग में योजनाएं हैं जो वारासिवनी के विकास में कारगर सिद्ध हो सकती हैं? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो बोले चाहे मेरा काम ही ये है कि मैं युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए, चाहे मेरे को कहीं भी जाना पड़े, पीतमपुर में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बाहर कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ भी है मैं युवाओं को रोज़गार के लिए बहुत काम करता हूँ और मैं खुद भी जहाँ पर भी मेरे कॉलेजेस वगैरह कुछ जहाँ पहचान है, मैं उनको लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरा आगे ये रहेगा कि वारासिवनी कहीं बाहर ना भेजना पड़े, वारासिवनी में ही हमारे यहाँ इतने उद्योग और उपक्रम लग जाएं जिससे हमारे युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, उनको रोज़गार यहीं उपलब्ध हो। पहले भी कांग्रेस प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो प्रदीप जायसवाल जी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े, विजयी हुए, फिर निर्दलीय लड़े, विजयी हुए। आपको तो कांग्रेस का लंबा साथ मिला विकास के लिए। कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई? और अगर आप चुने जाते हैं तो ये किस तरह से संभव होगा कि आप एक नए तरीके से नवाचार करते हुए वारासिवनी को विकास के पथ पर ले जाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने एक व्यक्ति पे बहुत भरोसा किया, प्रदीप जायसवाल जी पे, कि वो हमारे क्षेत्र के लिए विकास करेंगे, लेकिन उनके लिए विकास का नाम जो एक प्रक्रिया है, रोड पुलिया, यही रहा। ये तो प्रक्रिया है, कोई भी विधायक रहे, चाहे प्रदीप जायसवाल रहे, योगेंद्र निर्मल जी रहे, ये तो बनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ नया उन्होंने किया नहीं और सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया और हमारे क्षेत्र की खनिज संपदा का भरपूर दोहन हुआ। उनके खनिज मंत्री रहते हैं और उसके खनिज निगम के अध्यक्ष रहते हुए, और दोहन हुआ जिससे सरकार को भी कोई पैसा नहीं मिला, पूरा चोरी हुई। आज भी रेत माफिया हमारे यहाँ बहुत हावी है और उनका संरक्षण प्राप्त है उनको। प्रदीप जायसवाल जी की कांग्रेस में आने की कवायदें भी चल रही हैं इन दिनों, यहाँ तक कि भाजपा में जब प्रवेश लेने की बातें भी चल रही हैं। तो यदि वो कांग्रेस में वापस आते हैं तो जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, क्या उन्हें एक्सेप्ट कर पाएगा?
पहले मैं ये बात आपकी सिरे से खारिज कर देता हूँ, कांग्रेस में आने की उनकी कोई संभावना नहीं है। हाँ, भाजपा में वो जरूर जा सकते हैं, ये उनका निजी विषय है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन कांग्रेस से क्योंकि अभी जो यहाँ पर दुबे जी थे, आलोक मिश्रा जी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यदि वो निगम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें तो कांग्रेस में आ जाएं। यदि ऐसा होता है और प्रदीप जायसवाल जी कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं का क्या एक विचार रहेगा? देखिए, वो कांग्रेस में आ सकते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में टिकट मिलना और प्रत्याशी होना, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसा मान लें कि कांग्रेस में भी अंतर कलह है, यदि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है, पंजा विश्वास जताता है कि प्रदीप जायसवाल जी हमारे उम्मीदवार होंगे, तो आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे? मैं पहले ही खारिज कर चुका हूँ, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो प्रत्याशी नहीं बनेंगे। ये मुझे क्या, पूरे राहुल गांधी जी से लेकर कमलनाथ जी इस चीज़ को नकार चुके हैं कि वो प्रत्याशी नहीं बनेंगे। हाँ, वो आए तो हमारा कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। आप ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं लोमहर्ष जी, तो यदि कांग्रेस के 5 नामों का हम विचार करें, कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, तो आपके अलावा 4 और नाम कौन कौन से हो सकते हैं? मेरे अलावा गोकुल गौतम जी, वो भी ज़मीन से जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा प्रभाव रखते हैं। फिर विवेक पटेल जी का नाम चल रहा है, वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। भोजेश्वर पटेल जी, लंबे समय से उनका अनुभव है, यूथ कांग्रेस से लेकर अभी तक पिछले 20 सालों से वो कांग्रेस को सेवा दे रहे हैं। और राम कुमार नकपुरे जी, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, 25,000 के लगभग वोट लिया था उन्होंने विधानसभा में, वो भी एक प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगा। अब हम ये भी पूछते चलें आपसे कि प्रदेश में जिस तरह का माहौल दिख रहा है, सरकार योजनाओं के बाद योजनाओं की बौछार लगा रही है, आगामी चुनाव में नतीजों पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? जनता किस चीज़ को पसंद करेगी? क्या जो बदलाव की बयार है ये पंजे को जिताने में, कांग्रेस को जिताने में सफल हो पाएगी? देखिए, ये जो योजनाएं हैं, क्या शिवराज सिंह को पिछले 18 सालों में नहीं दिखी? अभी जब उनकी नैया डूब रही है तभी उनको ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और योजनाएं नज़र आ रही हैं। तो जनता बहुत जागरूक है, जनता समझदार है कि ये जो योजनाएं हैं उन्हीं इन योजनाओं का भार आखिरी में उन्हीं को चुकाना होगा, जनता को ही चुकाना होगा। ये जो भी पैसा मिल रहा है ये टैक्स के रूप में जनता से ही वसूल होगा, इसलिए जनता बहुत समझदार है। जनता शिवराज जी के बहकावे में नहीं आने वाली और जनता ने अपना मन बना लिया है कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का और कांग्रेस की सरकार बनाने का। वारासिवनी खरलांजी विधानसभा सीट की बात करें तो क्या यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक, क्या ये संभव है या कांग्रेस एक तरफा जीत लेगी? देखिए, मुकाबला तो कोई भी चुनाव हो, मुकाबला होता ही है, लेकिन कांग्रेस भारी बहुमतों से जीत की ओर है और जीतेगी। और बालाघाट विधानसभा की 6 सीटों की बात करें तो क्या आंकलन है आपका? बालाघाट विधानसभा की 6 सीट पे कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है और मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले हुआ करता था सन 85 के पहले, कि यहाँ से पूरी 8 सीट हुआ करती थी उस टाइम पे और 8 की 8 कांग्रेस जीतती थी। सन 93 में भी कांग्रेस पूरी सीटों पे विजयी हुई थी। यहाँ पे 6 सीटों पे कांग्रेस विजयी हुई थी और 1 सीट पे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी थे और 1 सीट पे शायद गौरीशंकर बिसेन जीते थे। तो नहीं, 98 में, तो 98 में पूरी सीटें कांग्रेस जीती थी। यहाँ से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 7 सीट कांग्रेस की थी और 1 सीट पे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी डोमन सिंह नकपुरे जीते थे। ऐसी पूरी 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, वैसे ही इस बार रहेगी। कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा जीत का मंत्र हाथ लग गया है या ऐसी कौन सी मास्टर की है कि कांग्रेस इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? मास्टर की कुछ नहीं, हमारे जो 15 महीने सरकार रही उसमें जो कमलनाथ जी ने अपने पूरे वचनों को पूरा किए, अब पूरा करने की ओर अग्रसर थे, उस पर विश्वास है जनता का। और जिस तरह चोरी से बीजेपी ने सरकार बनाई, हमारे लोकतंत्र की हत्या की, तो ये चीज़ सब जनता समझ चुकी है और जनता ने अब मन बना चुकी है। कमलनाथ जी के लिए ये भी कहा जाता है कि उनका पूरा फोकस केवल छिंदवाड़ा रहता है, ना वो बालाघाट में कभी ध्यान दे पाए इन 15 महीनों में, ना पूरे मध्य प्रदेश के किसी और ज़िले या शहर में। तो आपको नहीं लगता कि आप फिर उसी ओर एक बार पूरी कांग्रेस मुड़ रही है, व्यक्ति केंद्रित हो रही है? नहीं, व्यक्ति केंद्रित नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी विकास पुरुष है, उन्होंने छिंदवाड़ा में जो कर दिखाया वो पूरे प्रदेश में कर रहे थे, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। और ऐसा नहीं है छिंदवाड़ा के लिए, छिंदवाड़ा से वो सांसद थे इसलिए उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए किया। अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के लिए करेंगे।
कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी है, भाजपा ने भी उन्हीं मुद्दों का जवाब देते हुए अपनी योजनाएं लाई। चाहे नारी सम्मान की बात करें तो उसके एवज में लाडली बहना आ गई, जन आशीर्वाद के विरोध में जन आक्रोश कांग्रेस ने निकाल ली। तो ये आपको नहीं लगता कि, और जिस तरह से भाजपा ने दूसरी सूची में इतने दिग्गज मंत्रियों के और नेताओं के नाम उम्मीदवारों के तौर पर जारी किए हैं, आपको नहीं लगता कि भाजपा भी कहीं ना कहीं डरी हुई है? देखिए, दूसरी सूची में जिस हिसाब से भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, ये दिख रहा है भाजपा का डर, अंदर का डर दिख रहा है। और जो डरा हुआ रहता है वो सैनिक कभी युद्ध में लड़ नहीं सकता। तो भाजपा पहले ही डर चुकी है, तो ये दिख रहा है कि हम जीत रहे हैं। बूथ तक और आखिर छोर के कार्यकर्ता तक, एक वोटर तक किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, हमारे बूथ में, प्रत्येक बूथ में हमारे 10-10 कार्यकर्ता तैनात हैं और सतत हम उनके संपर्क में हैं। और वोटर निकालने से लेकर वोटिंग होते तक हम ने पूरी तैयारियां कर चुकी है। और ये दिखाने की बात नहीं है, हमारा ज़मीनी स्तर पर काम है और आने वाला चुनाव का परिणाम बताएगा कि हमारी तैयारी क्या है। कांग्रेस एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और एक आइडियोलॉजी फॉलो करके चुनाव में पार्टिसिपेट भी करती है। और आगामी चुनाव अब नज़दीक ही हैं, कुछ दिनों बाद आचार संहिता आ जाएगी। आखिर में चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाला वक्त सौहार्द का माहौल है, आपसी भाईचारे का माहौल है। जो बीजेपी वाले देश में हिंसा फैला रहे हैं, भाई भाई को बांट रहे हैं, इनसे बचें और कांग्रेस के समर्थन में मतदान करें और कांग्रेस का साथ दें। आपने हमसे बातचीत की, लोमहर्ष जी, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर लोमहर्ष बिसेन, जिन्हें कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी माना जा रहा है वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा सीट से। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें P फॉर पॉलिटिक्स। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीतिक हलचलों पर अपनी नज़र बनाए रखें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।